नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम फिर लेकर आ गए हैं सभी महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश। कक्षा 12 की जो हिंदी है उसमें जितने महत्वपूर्ण गद्यांश है और पद्यांश है जिनको हमको पढ़ना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 5 आपको पढ़ना है। 5 5 टोटल सब मिलाकर 5 आपको पढ़ना है। 3 गद्यांश हैं और 2 पद्यांश। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए गद्यांश और पद्यांश आपके तैयार हो गए। क्लास 12th हिंदी में बस इतने ही गद्यांश कर लो, पढ़ लो आराम से, तो ये समझ लीजिए गद्यांश और पद्यांश आपके पूरे तैयार हो गए। जितने मैं कराऊंगा और आज आपको बताऊंगा उन सभी की पीडीएफ भी मैंने जिस प्रकार से कल बताया था कि हिंदी की जितनी भी क्लासेस होंगी सभी की पीडीएफ 2 से 3 दिन में मिल जाएगी, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और यहाँ से आपके 90 प्लस की तैयारी भी हो जाएगी। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, अगर आपने नहीं देखा है हिंदी में किस तरीके से 2-3 दिन में तैयारी करें, तो वो वीडियो भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सबको समझ में आ जाएगा कितना पढ़ना है, कितने दिन में पढ़ना है। बस आपको थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट डालना है। अपना जो खंड काव्य है उसमें आप आपके हिसाब से आपके ज़िले का जो खंड काव्य है वो तैयार कर लेना, क्योंकि हर ज़िले का अलग अलग है, तो उसमें तैयार कराने में दिक्कत भी होगा, उसके लिए कई ज़्यादा वीडियो भी बनानी पड़ेंगी। इसलिए अपने ज़िले का जो है उसे तैयार कर लेना। तो यहाँ पर 100% इतने में से ही फंस जाएगा जितने मैं बताऊँगा। चाहे आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अब तक आपने चाहे कुछ भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अगर जितने गद्यांश पद्यांश बताऊंगा उतने तैयार कर लेंगे तो यहीं से फंस जाएगा। हिंदी की सिर्फ 2 से 3 दिन में तैयारी हो जाएगी। हिंदी की तैयारी सिर्फ 2 से 3 दिन में हो जाएगी आपकी। अब आज से ही लग जाइए, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो अब आज से ही लग जाइए मेरे साथ। सब कुछ मैं हिंदी में कराऊंगा। एग्ज़ाम नज़दीक है, मैं खुद जानता हूँ 24 फरवरी का इसका हिंदी का पहला पेपर। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। गद्य में हमें कौन से चैप्टर से ज़्यादातर पूछा जाता है, उनके लेखक चैप्टर का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। पाठ का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा है। राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। इधर लेखक का नाम लिखा है, इधर पाठ का नाम लिखा है। ये थोड़ा गलत हो गया है, टाइप में मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप थोड़ा अवॉइड करिएगा। रॉबर्ट नरसिंह होम में यहाँ पर क्या होना चाहिए? रॉबर्ट नरसिंह होम। आपको पता होगा उसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा और आधुनिकता प्रोजी सुंदर रेड्डी है। ये टाइप में मिस्टेक हो गया है, इसको सुंदर रेड्डी, ठीक है, प्रोजी सुंदर रेड्डी। हिंदी हिंदी रस, अब यहाँ पर हिंदी रस है निंदा रस, हिंदी रस नहीं निंदा रस, निंदा रस, निंदा रस हरशंकर परसाई का है। तेजस्वी मन के संपादित अंश ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। तो आप थोड़ा एक एफर्ट डालिएगा। थोड़ी मिस्टेक हुई है, मैंने चेक नहीं किया था। बाकी आपको प्रॉपर तरीके से जितनी भी पीडीएफ है उसमें आपको सब कुछ चेक किया हुआ है, सब मैंने चेक किया है। बस यहाँ पर थोड़ा पहले से ही टाइप कर चुका था, इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं हो पाया था, क्योंकि एक पीडीएफ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत मैंने मेहनत भी रात भर की है, तब जाकर ये पीडीएफ बनी थी। और थोड़ा गलती की वजह से यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया कि यहाँ पर गलत लिख गया। तो आप पहले काम क्या करेंगे? पहले आप पाठ का नाम अपनी किताब के अनुसार पाठ का जो नाम है और उसके जो लेखक का नाम है उसको तैयार कर लेंगे, क्योंकि पाठ का नाम और लेखक का नाम हमें संदर्भ में लिखना होता है, चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो। तो हमने गद्य के सभी पाठ जो हैं उनके जो लेखक हैं उनको यहाँ पर लिख रखा है। बस आप इतने तैयार कर लेंगे तो समझ लीजिए यहाँ से भी आपका नंबर मिलता है, तो आपको इतना तैयार ही करना है। अब जो हमें पद्य में देखना है, जो पाठ पढ़ने हैं उनके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो पद्य में यहाँ यानी पद्य जो है हमारा, उसे हम काव्य खंड भी बोलते हैं, या काव्य पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। यहाँ पर काव्य में क्या क्या हमें पढ़ना है? पवन दूतिका पढ़ना है जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। केकई का अनुताप गीत पढ़ना है जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। गीत श्रद्धामन पढ़ना है जिसके जयशंकर प्रसाद। नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन वगैरह ये सब सुमित्रानंदन पंत का है। अब यहाँ से कहाँ से ज़्यादातर जो है पूछा जाता है आपके में पद्यांश और गद्यांश, चलिए वो समझ लेते हैं। तो अगर गद्यांश की बात करें तो गद्यांश सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, ये दो जो चैप्टर हैं इनसे ज़्यादातर गद्यांश पूछा जाता है। तो इन 2 चैप्टर के हम आज गद्यांश देखेंगे, और जो हर साल पूछे जा रहे हैं और जिनके चांस और बन भी रहे हैं, वहीं 3 में लेकर आया हूँ, वहीं 3 आपको आज मैं समझा दूंगा। तो आपको इनका पहले पाठ का नाम और लेखक का नाम तैयार कर लेना है। और जो पद्य में है, पद्य में पवन दूतिका, यहाँ पर पवन दूतिका और
केकई का अनुताप, इन 2 चैप्टर से ज़्यादातर जो है पद्य पूछा जाता है, पद्यांश पूछा जाता है। तो आप पहले पाठ का नाम तैयार करेंगे। नहीं आपको ज़्यादा तैयार हो रहा है तो कम से कम जितने मैं बता रहा हूँ, जितने से ज़्यादा पूछा जा रहा है उन वो पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम तो तैयार ही कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से हमें संदर्भ लिखना होता है और संदर्भ के भी नंबर मिलते हैं। अब चलिए एक-एक को हम समझ लेते हैं कि हमें हमें जो गद्यांश पढ़ना है, पद्यांश पढ़ना है उनको। तो सबसे पहला यहाँ पर मैंने गद्यांश ले रखा है, सभी महत्वपूर्ण गद्यांश आधारित प्रश्न, सभी महत्वपूर्ण गद्यांश आधारित प्रश्न। पहला जो यहाँ पर लिखा है गद्यांश, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, यह अनंत काल से है, जिसके भौतिक स्वरूप और सौंदर्य समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब ये जो गद्यांश है इसको पहचानेंगे कैसे, ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो चलिए यहाँ पर की पॉइंट जो हैं उनको आप हाईलाइट कर लेना। जहाँ पर भी दिख जाए भूमि, जिस गद्यांश में भूमि दिख जाए, ठीक है, पृथ्वी दिख जाए, यहाँ पर जैसे पृथ्वी दिखा है, पृथ्वी दिख जाए, देवो दिख जाए, तो समझ जाना ये किसका, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध से लिया गया। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जो वाला पाठ है उससे लिया गया है। जिस पाठ का नाम, शीर्षक का नाम आप क्या लिखेंगे, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम क्या हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। जहाँ पर राष्ट्रीयता दिख जाए ये भी आपको समझ लेना। पृथ्वी मैंने बताया 2-3 की पॉइंट हैं, ये आप हाईलाइट कर लीजिए। अगर भूमि दिख जाए, पृथ्वी दिख जाए, राष्ट्रीयता दिख जाए तो आप समझ जाना ये किसकी बात हो रही है। ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखे निबंध जो उस पृथ्वी पुत्र है उसमें से जो लिया गया है, क्या नाम, राष्ट्र का स्वरूप, उससे लिया गया है। ये किससे लिया गया, राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो यहाँ उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक में आप क्या लिखेंगे, उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। लिख लेंगे कि नहीं लिख पाएंगे, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, इसका आंसर वो भी हम समझ लेंगे। अगला है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो हमने यहाँ पर जिसके भौतिक रूप और सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यही आप लिख देंगे यहाँ पर। दूसरे का आंसर यहाँ से मिल गया, यहाँ तक आवश्यक कर्तव्य क्या है, आपको जो दिया है उसी में सब कुछ आंसर है, बस आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, ध्यान से आप पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है जिसके भौतिक रूप और सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। वहीं यहाँ पर पूछा है कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। राष्ट्रभूमि के प्रति उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति हमारा सचेत होना आवश्यक कर्तव्य है। अगला है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। लेखक ने निर्मूल किसको कहा है, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है। यहाँ पर लिखा है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह क्या है, निर्मूल। तो तीसरे का आंसर क्या हो गया, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल है। ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और समझना है। गद्यांश पहचानने के लिए मैं गद्यांशों में पद्यांशों में बताता हुआ चलूँगा। की पॉइंट जिस पे मैं गोला बना रहा हूँ वो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर ये आपको दिख जाए तो आप समझ जाना ये किससे लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी से लिया गया है। ठीक है, अगला लिखा है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की क्या है, जननी है। यहाँ पर लिखा है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। ध्यानपूर्वक देखना, हो सकता है जब मैं पेन चला रहा हूँ हो सकता है आपको ना दिखे, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखा है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। इसकी प्रॉपर तरीके की PDF भी आपको मिलेगी, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी के आंसर भी मैंने लिख रखे हैं, तो आपको इसी तरीके से यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से। पहले आपको क्या पढ़ना है, पहले आपको पूरा गद्यांश पढ़ लेना है, फिर क्वेश्चन पर आना है, एक क्वेश्चन पढ़ना है और फिर उसमें ढूंढना है कि क्या पूछ रहा है और क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आप कर ही लेंगे। यहाँ पर मैंने इन सभी के आंसर्स भी लिख दिए हैं, तो आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर लिखा है उपर्युक्त गद्यांश
इसके शीर्षक और लेखक का नाम, तो यहाँ पर लिखा प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हो वह निर्मूल है। ठीक है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। अगला है इसी में लिखा हुआ, अगले को आप ध्यान देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर लिखा हुआ है रेखांकित अंश क्या है? जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी नहीं है वहीं से चालू है। इसकी मैंने व्याख्या भी यहाँ पर कर रखी है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, व्याख्या पूरी की हुई है। जो राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक रूप की जानकारी रखना तथा उसके सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का मनुष्य का ना केवल कर्तव्य अपितु उसका धर्म भी है। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या है। और ये जो गद्यांश है ये कई बार पूछा हुआ है, इसलिए आप इसको बारीकी से तैयार कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं वही बता रहा हूँ जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनके पूछने के चांस भी बन रहे हैं। तो अगला देख लेते हैं जो हमारा गद्यांश है उसके बारे में। अगला गद्यांश है, मगर उदास होना बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी तो नहीं बदला। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति, यदि बदले बिना वह भी आगे बढ़ सकती तो शायद से वह भी नहीं बदलती। और यदि वह न बदलती और व्यवसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावक चल निकलता, तो बहुत बुरा होता। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक तुमने ये पढ़ लिया। अब की पॉइंट बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको पहचानेंगे ये किस पाठ से लिया गया है। तो अगर आपको उदास वर्ड दिख जाए, ठीक है, उदास वर्ड दिख जाए, अशोक दिख जाए, और इसमें और क्या है जी, और तो बस आपको अशोक दिख जाए, उदास दिख जाए, तो आप ये समझ जाना कि ये डॉक्टर वासुदेव हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। तो ये किससे लिया गया है? अशोक अगर दिख गया तो समझ जाना अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ से लिया गया है। अब इसका संदर्भ भी वहीं हो जाएगा। यह उपयुक्त गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक फलाने राम है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ संदर्भ लिख लेंगे। पंडिताई किस प्रकार का बोझ है? तो यहाँ पर पंडिताई लेखक क्या कहना चाहता है, पंडिताई जो है वो किस प्रकार का बोझ है। सभी के मैंने आंसर भी लिख रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विवेचना की गई है? प्रस्तुत गद्यांश में मनुष्य की मनोवृत्ति की विवेचना की गई। यहाँ पर क्या है? बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। तो प्रस्तुत जो गद्यांश है इसमें किसकी विवेचना की गई है? मनोवृत्ति की विवेचना की है। पंडिताई किस प्रकार का बोझ? पंडिताई पूछ रहा है आपसे किस प्रकार। पंडिताई यानी ज्ञान अगर अहंकार के रूप में आपके पास है तो वो बोझ ही है। जब तक आपके पास अहंकार है, ज्ञान का अहंकार हो गया तो समझ लीजिए आप पर वो बोझ ही बन जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कह रहा है? प्रस्तुत गद्यांश में बदली है तो मनुष्य की मनोवृत्ति, तो मनुष्य की मनोवृत्ति बदलने की बात हो रही है। यहाँ पर रेखांकित अंश की मैंने व्याख्या कर रखी है, चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ है, फिर आगे पंडिताई किस प्रकार का बोझ है। ये PDF जब प्रोवाइड करूँगा तो आप तैयार कर लेंगे। अगला है प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विवेचना की गई है? तो मनुष्य की मनोवृत्ति के परिणाम की विवेचना की गई है। प्रस्तुत गद्यांश में किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है? लेखक किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है? तो लेखक मनुष्य की मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है। अगला जो रेखांकित अंश की व्याख्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की मैंने व्याख्या कर रखी है। पढ़ूंगा मैं इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम तो है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप थोड़ा अपने आप से एफर्ट डालना। यहाँ पर मैंने लिख दिया है सब पूरा, ऐसे ही बिल्कुल साफ़ सुथरी आपको PDF मिल जाएगी, तो आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, जाकर इसको नोट कर लेना, और जो यहाँ पर लिखा है उसको आप एक बार पढ़ेंगे सबको समझ में आ जाएगा। अगला देख लेते हैं जो हमारा महत्वपूर्ण
जो गद्यांश है उसके बारे में। अगला है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। भुलक्कड़ है केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अब जहाँ पर भी आपको ये वर्ड दिख जाए, दुनिया बड़ी बड़ी भुलक्कड़ है, स्वार्थ दिख जाए, स्वार्थ, फेंक कर आगे बढ़ जाना, ये वर्ड दिख जाए तो और अशोक हमने बताया था, अशोक और ये स्वार्थ दिख जाए, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ दिख जाए, तो समझ जाना अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो लिखे हैं पाठ, उसी से लिया गया है। तो आप, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपके। ये की पॉइंट है जितने मेरे गोला कर रखे हैं, इनको आपको लिख लेना है कि ये अशोक के फूल से रिलेटेड हैं। अगर इतने दिख जाते हैं आपको किसी गद्यांश में, तो समझ जाना अशोक के फूल निबंध, जो अशोक का फूल चैप्टर है, उससे लिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम क्या हो जाएगा, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, तो अशोक के फूल पाठ हो जाएगा, और लेखक का नाम क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए संदर्भ हर बार हमको लिखना पड़ रहा है, ये पाठ का नाम और लेखक का नाम ये संदर्भ में आता है, संदर्भ हर बार लिखना पड़ रहा है, इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपको बता रखा था कि लेखक जो पाठ है और उसके लेखक का नाम जरूर याद रखना। जो हमें खंड काव्य में है उसमें भी हमको याद रखना है, कम से कम जिनसे ज़्यादा पूछा जाता है उनके जरूर याद कर लेना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख रखा है। सबसे पहले क्या है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो उपरोक्त गद्यांश जो हमारा है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम क्या है, अशोक के फूल, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, फेंक कर आगे बढ़ जाना, अशोक, स्वार्थ, ये सब दिख जाए तो समझ जाना ये अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यानी उपरोक्त गद्यांश के पाठ का नाम क्या है, अशोक के फूल है, इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब देख लेते हैं आगे जो क्वेश्चन थे उनके जो आंसर यहाँ पर मैंने लिखे हैं। उसके बाद पहला है, उसके बाद में है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध हो जाता है या स्वार्थ सधता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं करता। कह रहा है, लेखक कह रहा है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है, उतना ही याद रखती है जितने में उसका कोई ना कोई काम होता है, बाकी को याद नहीं रखती। आप ऐसा व्यवहारिक जीवन में भी देखते होंगे, लोग तभी आपको याद रखते हैं जब आपसे कोई काम हो, या उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती हैं। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो यह उसे भूलकर आगे बढ़ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या में आप इतना लिखेंगे, आपको गद्यांश नोट कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है बारीकी से, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो लिखा हुआ है, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया। विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है, यानी भुलाने का आधार क्या कारण था जिससे भुला दिया गया उसको, अशोक के फूल को। अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना गया है। किसको माना गया है, स्वार्थ वृत्ति को माना गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पर क्या लिखा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, लेखक ने दुनिया का किस तरीके का व्यवहार बताया है। लेखक ने, अभी मैंने बताया, दुनिया का व्यवहार किस तरीके का बताया, स्वार्थ का व्यवहार है। लेखक ने व्यवहार को इस तरह बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है, पूरे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है लेखक के द्वारा। तो ये 3 गद्यांश हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप बारीकी से तैयार कर लेंगे, इतने में से ही फंस जाएगा। अगर आप इतने गद्यांश तैयार कर लेते हैं, बारीकी से पढ़ लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जो गद्यांश पढ़ेंगे उसी से आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो एक बार PDF डाउनलोड करना, और PDF डाउनलोड करने के बाद एक बार अपने आप से पढ़ने की कोशिश करना और समझना कि किस तरीके से आंसर यहाँ पर आया है। अब देख लेते हैं जो हमारे पद्यांश में है, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पद्यांश, उनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है, सभी महत्वपूर्ण पद्यांश आधारित प्रश्न। अब यहाँ पर चलिए समझ लेते हैं। लिखा है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वासना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांत होना, होठों की ओ कमल मुख,
की ग्लानताएं मिटाना। अब देखिए, मेरे को इतना काव्य पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं है, और इंटरेस्ट तो है लेकिन पढ़ने में थोड़ा रुचि नहीं है, इसलिए मैं इसको आराम से पढ़ रहा हूँ। लिखा है लज्जाशील पथिक महिला। अब जहाँ पर भी आपको दिख जाए लज्जाशील पथिक महिला, ठीक है, यहाँ पर मैं की पॉइंट बता रहा हूँ। गोदले श्रांत, गोदले श्रांत, और यहाँ पर कृषक ललवा हो गया है, लेकिन यहाँ पर ललना था, ठीक है। कृषक ललना यानी किसान की स्त्री, यहाँ पर कृषक, कृषक ललना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कृषक ललना। आप समझ सकते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। अगर ये पॉइंट आपको दिख जाए, लज्जाशील पथिक महिला, गोद लेना, कृषक ललना, तो आप समझ जाना ये पवन दूत का जो पाठ है अयोध्या सिंह उपाध्याय, उससे लिया गया है। पवन दूत का पाठ से, यानी जो पवन दूत का हमारा काव्य है उससे लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप की पॉइंट समझ लेंगे ध्यानपूर्वक। मैं की पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पहचान जाएँ। ये अगर कहीं और भी दिख जा रहा है तो आप समझ जाना ये किससे लिया गया है। ये पवन दूत का जो हमारा काव्य है उससे लिया गया, जिसके लेखक कौन है, सॉरी कवि कौन है, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, वहीं हमें लिखना है। दिए गए पद्यांश के कवि, केवी हो गया, कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो दिए गए पद्यांश के कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, और कविता का नाम क्या है, कविता का नाम है पवन दूतिका, राधा पवन दूतिका। अब देखिए यहाँ पर पवन दूतिका भी लिखा हुआ भी है। राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। तो कैसा व्यवहार करने को कहती है, तो यहाँ पर बता रही है, कोई क्लांता कसक लड़ना, खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। अगर कोई कृषक लड़ना, किसान की जो है लड़की, वो किसान की पत्नी अगर खेत में दिख जाए तो धीरे धीरे उसके पास जाना और उसकी जो है थकावट, क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि व्योम व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। भूतांगना माने स्त्री होता है, ठीक है। तो जब तुम जाओगी, राधा जी कहती हैं पवन दूतिका से, जब तुम जाओगी मथुरा को, तो अगर खेत में तुमको कोई किसान की स्त्री दिखती है तो उसके वस्त्र को मत उड़ाना। यहाँ पर शुरुआत में विकृत वासना, यहाँ वस्त्र मत उड़ाना, और उसके पास धीरे धीरे से जाना। जब ठंडी ठंडी आप समझेंगे हवा लगती है तो बड़ा आनंद आता है। अब आप खेत में काम कर रहे हो, दोपहर का समय हो, तो ठंडी ठंडी जब हवा लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो वहीं कह रहे हैं कि आराम आराम से उसके पास जाना, और अगर आकाश में कोई बादल दिख जाए तो बादल को लाना, उसके ऊपर छाया कर देना। तो यही कह रही हैं कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कह रही हैं, जो मैंने आपको बताया वहीं कह रही हैं। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या करते या भावार्थ निकालिए। राधा कृषक लड़ना की थकावट दूर करने के लिए पवन को क्या समझाते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है वहीं। व्योम, कृषक ललना और भूतांगना का अर्थ क्या है। व्योम का अर्थ है आकाश, कृषक ललना का है, कृषक ललना का किसान की स्त्री, भूतांगना का क्या है जाएगा, स्त्री हो जाएगा। कृषक ललना यानी किसान की पत्नी। अब देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने इसके आंसर भी लिख रखे हैं। तो आंसर क्या, दिए गए पद्यांश के कवि एवं लेखक का नाम क्या है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। दिया गया पद्यांश के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, और शीर्षक का नाम पवन दूतिका। राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहते हैं। राधा पवन दूतिका से कह रही है कि यदि मार्ग में कोई लज्जाशील यानी लज्जाशील जो लज्जित लज्जित हो सकती है, और उसके साथ में जैसे ढक उक कर क्या चलती है, तो उसके वस्त्र को मत उड़ाना। लज्जाशील यानी जो घूंघट काढ़ के चलती हैं उनको लज्जाशील बोलते हैं, शर्मीली भी बोल सकते हैं आप। थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावट दूर करना। लज्जाशील यानी कोई अगर आपको स्त्री दिखती है घूंघट काढ़े हुए, तो उसकी जो है वस्त्र को मत उड़ाना, यानी घूंघट को मत उड़ाना, और थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावट को दूर करना। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने यहाँ पर कर दी है। राधा पवन को समझाती है कि तुझे मार्ग में ब्रज की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं दिखाई देगी, अतः तुझे उनका मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। तू कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमल अंगों को अनावृत मत कर देना। ऐसी चंचलता किसी भी दृष्टि से ना तो उचित है और ना ही क्षम्य है। यदि थकी हो तो उसे गोद में उठाकर शांति प्रदान करना। उनके होठ और कमल जैसे मुख पर आई मलिनता को मिटा देना। जो कोमल कोमल होठ हैं और कोमल चेहरा है, उस पर जो
मलिनता यानी थकावट आती, चेहरा उतर जाता है तो उसको मिटा देना, यही व्यवहार बता रही हैं और यही रेखांकित अंश की भी व्याख्या है। अब चलिए हम देख लेते हैं आगे जो क्वेश्चन है उनके बारे में। अगला इसी में क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा है, राधा कृषक ललना की थकावट दूर करने के लिए पवन को क्या समझाती है। राधा पवन से कहती है कि कोई थकी हुई कृषक ललना यदि खेत में दिखाई पड़े तो तुम धीरे धीरे उसके पास जाना और उसकी थकावट दूर करना। व्योम कृषक ललना और भूतांगना का अर्थ क्या है, तो व्योम का अर्थ है आकाश और कृषक ललना का किसान की स्त्री, भूतांगना का मतलब होता है किसान, भूतांगना का मतलब भी होता है स्त्री, कृषक ललना हम ये भी बोल सकते हैं किसान की पत्नी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पद्यांश है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पीडीएफ से पढ़ जरूर लेना क्योंकि अब टाइम नहीं बचा हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन कराता, बोर्ड पर लिख लिख कर समझाता, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, अभी कम समय में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, इसीलिए मैं आपको पीडीएफ के ज़रिए करा भी रहा हूँ। और पीडीएफ भी आप सोचिए कि मैं रात को 2 बजे सोया हूँ और फिर 4 बजे रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद आज ये वीडियो आपको हो सकता है सुबह 7 या 8 बजे मिले। 4 बजे रिकॉर्ड करूँगा, एडिट करूँगा, तब जाकर ये आपको मिलेगा, ऐसे ही तुरंत नहीं आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप थोड़ी कोशिश करेंगे याद करने की, समझने की। अब चलिए देख लेते हैं जो अगला हमारा पद्यांश है उसके बारे में। अगला जो यहाँ पर पद्यांश लिखा है, कहते थे आते यहीं, कहते आते थे यहीं, अभी नरदेही माता न कुमाता। ठीक है, माता व कुमाता है यहाँ पर, माता न कुमाता, पुत्र भले ही अब कहें सभी यह हाय, विरुद्ध विधाता है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही देखा, इस कारण ही तो आज हाय यह बाधा। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है। ये जो अब इसमें की पॉइंट थोड़ा समझ लीजिए कि अगर दिख जाए माता कुमाता, पुत्र भले ही पुत्र को पुत्र भले ही, ये अगर आपको दिख जाए तो आप समझ जाना ये केकई का अनुताप और मैथिली शरण गुप्त जो इसके कवि हैं उस पाठ से लिया गया है। तो ये किससे लिया गया है, केकई का अनुताप। जहाँ पर भी आपको माता ना कुमाता यहाँ पर वाह है तो यहाँ पर आप समझ लेना माता ना कुमाता, पुत्र को पुत्र भले ही, ये अगर दिख जाता है तो आप समझ जाना ये केकई का अनुताप मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो कविता लिखी गई है उससे लिया गया है। यहाँ पर इसका मैंने पाठ के शीर्षक एवं रचयिता का नाम भी लिखा हुआ है। तो पाठ के शीर्षक केकई का अनुताप है। पाठ का शीर्षक क्या है, केकई का अनुताप। इसके रचनाकार कवि या रचनाकार जो कवि हैं वो कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो ये आपका ये संदर्भ हो गया, या आप इसका शीर्षक और जो कवि पूछ सकता है, रचयिता पूछ सकता है। तो आपको जो की पॉइंट गोला करके मैं बताया हूँ वो जरूर तैयार कर लेने हैं। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि किसने लिखा है और किस लेखक से, किस जो है पाठ से लिया गया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला जो इसी से क्वेश्चन है उसको। अगला यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, केकई को अभागिन रानी क्यों कहा गया। केकई को अभागिन रानी क्यों कहा गया है, केकई ने अपना स्वार्थ साधने के लिए भगवान राम को वन भिजवाया था। स्वार्थ के कारण युगों युगों तक माता न कुमाता, पुत्र को पुत्र भले ही वाली कहावत चरितार्थ रहेगी। इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है। इस काव्य में भारत की माँ अपने किए पर पश्चाताप करती हुई अपने को धिक्कारती हैं। ये काव्य का प्रसंग है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जो था यहाँ पर आपने देखा, जो रेखांकित अंश है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो रेखांकित अंश, यहाँ पर नीचे लाइन खिंची हुई है तो आप यहाँ से देखना, इसी की जो व्याख्या है यहाँ पर मैंने कर रखी है। यहाँ पर व्याख्या है, हे पुत्र राम, अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितना ही अपराध कर ले किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती और ना ही वह क्रोध में भरकर पुत्र का कोई अहित करती है। यानी जो पुत्र है माता के प्रति कितना भी गलत कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन माँ तो माँ होती है, आप समझ सकते हैं। माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती है और कभी भी उसका अहित नहीं चाहती है, हमेशा उसका हित चाहती है। हित का मतलब उसके लिए कोई थोड़ा बहुत जैसे काम है वो करने के लिए हमेशा तैयार रहती है जिससे उसका भला हो जाए। अगला है नरदेही गात्र शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नरदेही का अर्थ है लोग और प्रजाजन, गात्र का यानी शरीर। तो ये गद्यांश, ये जो पद्यांश है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बारीकी से आप एक बार पढ़ लेना, समझ लेना। अगला देख लेते हैं क्या है अगला। तो ये दो मैंने बता दिए हैं, 2
पद्यांश बताए हैं, 2 पद्यांश और 2 गद्यांश बताए हैं। अगर आपने 2 पद्यांश और 2 गद्यांश नहीं 3 गद्यांश बता दिए हैं, 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश और 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश, अगर आप इतने तैयार कर लेते हैं तो समझ लीजिए गद्यांश पद्यांश में तैयार करने को और कुछ नहीं बचा है। मैंने इसको कैसे आप पहचानेंगे वो की पॉइंट भी बता दिए हैं। अगर ये सब दिख जाए तो आप समझ जाना फलाना पाठ से लिया गया, फलाने लेखक हैं। लेखक और जो कवि हैं और उन्होंने जो पाठ लिखा है जो हमारी किताब में पढ़ना है, उसको भी मैंने शुरुआत में लिख दिया है ताकि आप लोग समझ कर इसको अच्छे से याद कर लेना। जो इम्पोर्टेंट है उनको तो ज़रूर ही याद कर लेना, और जो गद्यांश पद्यांश है इनको पाँचों को आपको तैयार कर लेना है। अब चलिए समझ लेते हैं इसकी PDF आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। PDF के लिए आपको 2 जगह से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला आपको जाना है टेलीग्राम में। टेलीग्राम में जाएंगे तो वहाँ से BRGK बाई चैनल सर्च करेंगे। वहाँ टेलीग्राम में जाने के बाद सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिख जाएगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी क्लासेस लूँगा, जितनी मैंने करा रखी हैं, उन सभी की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी जाइए और अभी उसकी PDF भी मैंने अपलोड कर दी है, देख लीजिए जाकर। और दूसरा, अगर वहाँ से आपको नहीं मिलती है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ से भी मैंने एक लिंक ऐड कर दिया है। ये जो लिंक आपको दिख रहा है ये मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में ऐड कर दिया है। जैसे ही जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट वहीं टेलीग्राम के चैनल पर चले जाएंगे। तो जो आपको आसान लगे, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ से देखकर वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट चले जाना, डाउनलोड कर लेना। पर जितना मैं बताया हूँ उतना ज़रूर याद कर लेना। अगर आपको फेल नहीं होना है, अच्छे मार्क लाने हैं, तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप बिना हिचक के तैयार कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। मुझे आपके बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जितना भी करूँ उतना कम है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।